Good morning, students. Welcome in the new session. And before your holidays, we have already done few chapters of the book Contemporary World Politics. तो हम काफ़ी सारे चैप्टर्स इस किताब से कर चुके हैं. मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ. वी हैव डन द कोल्ड वॉर एरा. आपने किया शीत युद्ध का दौर. देन वी हैव डन द बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, and in which you come to know about the disintegration of USSR. And later on in chapter 3, you have seen that how America become a sole superpower. In chapter 4, you have done alternative centers of power. क्या अमेरिका के अलावा कहीं और भी पावर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. Then we have done contemporary South Asia. साउथ एशिया के हालात आप अभी देख ही रहे हैं. India and China are in front of each other for certain old issue. Later on, we had done the United Nations, and in that chapter, we did that India is also playing a very important role in United Nations. Your seventh chapter was security, in which you have done the old view of security and the contemporary security issues. आज की दुनिया के सामने जो मुख्य समस्याएं हैं वो पुरानी समस्याएं तो हैं ही, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन उस सब के अलावा कुछ नए मुद्दे भी हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, और कुछ बीमारियां हैं जिसका सामना आप लोग आजकल कर ही रहे हैं. पहले बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, HIV एड्स, कुछ ऐसी बीमारियां थी जो एक कंट्री तक कन्फाइंड नहीं थी, बट नाउ वी आर fighting with corona as well, and this is also the example of globalization. So we are going to begin with a new chapter. This is chapter number 8. This chapter 8 is environment and natural resources. अब इस चैप्टर का नाम सुन के तो आपको लगेगा कि you must have studied, it should be the part of geography as well. ये ज्योग्राफी में पढ़ा जाना चाहिए था. But this chapter examines the growing significance of environmental as well as a resource issue in the world politics. It analyzes in a comparative perspective some of the important environmental movement against the backdrop of rising profile of environmentalism from 1960 onwards. आप सब जानते हैं कि 1960 से पहले एनवायरनमेंट नाम से कोई मुद्दा नहीं था. कोल्ड वॉर वॉज ऑन इट्स पीक. ये वो समय था जब भारत ने भी नैम एस्टैब्लिश किया था. नोशंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं. यानी ये वो संसाधन हैं जो क्या हैं, हम सबकी साझी संपत्ति होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसे कौन से संसाधन हैं जो हम सबकी साझी संपत्ति होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं. यू नो दैट जो आउटर स्पेस है वो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो सी सरफेस है वो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो एनवायरनमेंट है वो कॉमन प्रॉपर्टी है. सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस सम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज and the global commons too. We also discuss in brief the stand taken by India in more recent environmental debates. कि जो आज वैश्विक एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं, इसमें भारत का मत क्या है, भारत का व्यू क्या है. Then we follow in a brief an account of geopolitics of resources competition. You know that जो रिसोर्सेज कंपटीशन है वो समय के साथ बदलता है. कभी अगर हम कोलोनलाइजेशन की बात करें तो ये वो दौर था जब दुनिया के दूसरे देश, बड़े देश, ऐसे देश जो टेक्नोलॉजी संपन्न थे, उन्होंने दूसरे देशों पर अपने कब्जे किए जस्ट फॉर द रिसोर्सेज प्रेजेंटेड देयर.
ठीक है। इसके बाद अगला दौर आया और ऑयल सबसे बिग रिसोर्स बन गया और जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑयल। इसके बाद कोलोनलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हुआ एंड we got the another problem, and this another problem was the problem of indigenous people, कि जो मूलवासी थे, जो वहाँ पर रहने वाले रियली वास्तविक लोग थे, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी वॉइस क्या है, वो क्या चाहते हैं, एंड व्हाट आर देयर कंसर्न्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप जानते हैं कि जो आज का युग है, जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड है, उसमें इन लोगों के लिए भी स्थान होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। सो आज की जो मैं क्लास है वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स से शुरू कर रही हूँ। आवर टुडेज टॉपिक इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, कि जो वैश्विक राजनीति है इसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हम एनवायरमेंटल कंसर्न के मुद्दे कहते हैं। इन दिस बुक वी हैव डिस्कस्ड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन फेयरली लिमिटेड सेंस। वी हैव स्टडीड अबाउट वॉर्स एंड ट्रीटीज, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर, the relationship between the government that represent their countries in the environmental arena, and the role of international organization. Except that what we are discussing today is environmental concerns, कि वास्तविक environmental concern हैं क्या, कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जो सबसे संबंधित हैं। You may think that they fall within the scope of contemporary world politics. You may think that these issues must be resolved by the countries themselves. देखो, जो environment के मुद्दे हैं, जो वातावरण के मुद्दे हैं, वास्तव में वो सब इशू तो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, लेकिन अगर इनका कभी कोई सॉल्यूशन निकलता है तो वो सॉल्यूशन होगा एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन। यानी जब देश आपस में मिलकर बैठेंगे तो वो जो समझौते करेंगे तभी हम एनवायरनमेंट के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई दीज एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सी व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स। समस्याएं क्या हैं आज विश्व के सामने, मुख्य समस्याएं क्या हैं। नंबर वन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में द कल्टिवेबल एरिया इज बेयरली एक्सपैंडिंग एनी मोर एंड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी। यानी वास्तविकता ये है कि पूरी दुनिया में हम खेती योग्य ज़मीनों को बढ़ा रहे हैं, यानी हम जंगलों को काट रहे हैं। और दूसरी तरफ वास्तविक बड़ा सच ये है कि जो एग्जिस्टिंग लैंड है, वो हिस्सा जिस पर हम खेती कर रहे हैं, वो अपनी फर्टिलिटी को खो रहा है, वो अपनी उपयोगिता को खो रहा है। यानी जो अर्थ है इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ डेजर्ट। अगर आज आप जो डेजर्ट्स हैं उनकी हिस्ट्री देखें तो ऐसे बहुत से डेजर्ट को आप पाएंगे जो कभी हरे भरे फॉरेस्ट होते थे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। अगर आप 500-700 साल पहले का इतिहास उन डेजर्ट्स का उठा के देखें तो यू विल फाइंड दैट दे वर द ग्रीन लैंड्स। सी द पेज नंबर 118 इन योर बुक। इट इज़ इन दिस बुक देयर इज़ अ पिक्चर गिवन, और ये जो पिक्चर है ये अराल सी की है। उस समुद्र में एक शिप खड़ा है, लेकिन thousands of people have to leave their homes as the toxic water had totally destroyed the fishing industry. एक्चुअली ये जो शिप खड़ा है, ये शिप एक समुद्र में खड़ा था और वाटर बिकम सो टॉक्सिक कि वहाँ पर फिशरी पूरी तरह ख़त्म हो गई, मछलियाँ ख़त्म हो गई। The shipping industry and the related activities
have collapsed. Rising concentrations of the salt in the soil have caused the low crop. और धीरे धीरे इस पानी में नमक इतना बढ़ता गया, सॉल्ट कंसंट्रेशन इतनी बढ़ती गई कि यहाँ पर आसपास खेती भी नहीं हो रही थी. न्यूमरस स्टडीज़ हैव बीन डन, बहुत सारी इस पर स्टडी की गई और ऐसा माना जाता है कि जितने लोगों ने इसे स्टडी किया, अगर उतने लोग शायद इसमें पानी डालते, अब एक बकेट वाटर डालते तो शायद समुद्र दोबारा भर जाता. बट दिस इज़ अ ट्रू पिक्चर कि एक सी जो है इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्टेड एरिया. वहाँ पर सिर्फ नमक है. एक्सेप्ट दैट वी हैव अनदर प्रॉब्लम. Natural forest which help to stabilize the climate, moderate water supplies and harbor the majority of the planet's biodiversity on land are being cut down and people are being displaced. एक दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि जो प्राकृतिक जंगल थे, जो वास्तव में हमारे वाटर सप्लाई के सोर्सेज हैं, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्न तरह के एनिमल, बर्ड्स, ट्री, हर कुछ पाया जाता है, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वो कट रहे हैं. और जो लोग, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड, उन्हें हटाया जा रहा है. द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ एरिया विच आर रिच इन द स्पीशीज. ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाए नहीं जा रहे, लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं वो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करते. देयर इज अनदर प्रॉब्लम. A steady decline in total amount of ozone in the earth stratosphere, which is known as ozone hole. और एक तीसरी बड़ी समस्या जिसके बारे में आप सब परिचित होंगे, और समस्या का नाम है ओजोन होल. आप सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो ओजोन लेयर है अर्थ के ऊपर की, वो हमारे एनवायरनमेंट को एक्सट्रीम पे जाने से बचाती है. अगर ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, उसमें होल हो चुका है, तो क्या होगा? सन रेज डायरेक्टली अर्थ पर आएंगी विच विल बर्न एवरीथिंग, और रातें एक्सट्रीमली चिल्ड हो जाएंगी. तो जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करती है. और आज ये ओजोन होल जो है वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, और जिसकी वजह से आप सब जानते हैं लॉट्स ऑफ ग्लेशियर्स आर बीन मेल्टेड विच आर द सोर्स ऑफ प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर. एक्सेप्ट दैट देयर इज अनदर प्रॉब्लम. द कोस्टल पोल्यूशन टू इज इंक्रीजिंग ग्लोबली. अगर आप सी कॉस्ट देखें, आप सब ने कोरोना के टाइम पर देखा है किस तरह से रिवर जो थी वो एकदम साफ़ हो गई, किस तरह से समुद्र जो थे वो साफ़ हो गए. सो देयर इज़ अ पोल्यूशन इन सी ऑल्सो. ऑल्दो जो ओपन सी है इट इज़ रिलेटिवली क्लीन, यानी वो हिस्से जो अंदर के समुद्र के अंदर की तरफ हिस्से हैं वो क्लीन है, लेकिन कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारों के हिस्से हैं, they are becoming polluted largely due to the land-based activities. If unchecked, the intensive human settlement of coastal zone across the world will be endangered. So you might ask that why we are not talking about the natural phenomena that should be studied in geography. But think about it again. If the various government take steps to check the environmental degradation of the kind mentioned above, these issues will have a political consequences in that sense. Most of them are such that no single government can address them fully. यानी जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, वास्तव में कोई एक सरकार इनको अपने आप से समाप्त नहीं कर सकती. वी नीड कोऑपरेशन, वी नीड द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज.
So therefore they have to become the part of world politics. Issue of environment and the natural resource are political in another deeper sense. Who cause environmental degradation and who pays the price? अगर हम आज की अर्थ की बात करें तो इस बात पर क्वेश्चन आता है कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को स्पॉइल किया है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है. एंड रियलिटी इज़ दिस, हु इज़ पेइंग द कॉस्ट. और वास्तव में जिन लोगों ने इसको ख़त्म किया, तबाह किया, उनसे ज़्यादा कॉस्ट वो कंट्रीज़ पे कर रही हैं जो ऑलरेडी जिनको अपना डेवलपमेंट करना है. Who get to use how much of natural resource of the earth? All these raise the issue of the whole world's how much power. They are therefore deeply political question. Although environmental concerns have a long history, awareness of environmental consequences of economic growth acquires an increasingly political character in 1960. सबसे पहले 1972 में अ क्लब ऑफ रोम जो था, उन्होंने एक बुक पब्लिश की 1972 में, और इस बुक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ. एंड इन दिस they have shown the real picture of the earth. Now see the page number 119 in your book. A picture is given. और वो पिक्चर क्या दिखा रही है कि जो फिंगर्स हैं वो क्या हैं? They are like chimneys. And what we are doing? We are burning the earth. Why do you think the fingers are designed like chimney? And the world made into a lighter. आप सब जानते हैं कि इतना ज़्यादा हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इतनी ज़्यादा हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है कि अर्थ को शायद हम खुद ही जला रहे हैं. International agencies including United Nations Environment Program, which is known as UNEP, began holding environmental conferences and promoting a detailed study to get a more coordinated and effective response. Dear students, UN has also taken the step to control the environment issues. लेकिन the steps taken by UN are not as sufficient. Since then, the environment has emerged as a significant issue of global politics. The growing focus on environmental issue within the arena of global politics was formally consolidated at United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. यूएन के मदद से ब्राज़ील में रियो में 1992 में एक कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, और ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट थी. दिस वाज कॉल्ड अर्थ समिट, और इसका नाम क्या था? अर्थ समिट. द समिट वाज अटेंडेड बाय 170 स्टेट्स, और 170 देशों ने इसको अटेंड किया. Thousands of NGOs and many multinational corporations have attended it. और इस समिट के जो रिजल्ट्स थे वो क्या निकले? रियो समिट बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट, और इस समिट में बात की गई, जो वर्ल्ड को डिवाइड किया गया दो तरह के देशों में, द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ. एक्चुअली जो ग्लोबल साउथ था, ये कहा गया दैट द पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म
especially in the view of the demands of the South for further industrial development. It was obvious at Rio summit was that the rich and developed country of the first world, generally referred as a global north. रियो समिट में एक काम जो सबसे पहले किया गया वो ये था कि जो रिच कंट्रीज थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनको माना गया ग्लोबल नॉर्थ, एंड पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड कॉल्ड द ग्लोबल साउथ। यानी 1992 में पहली बार जो अमीर देश थे, जो ऐसे देश जिनका डेवलपमेंट हो चुका था, उन्हें कहा गया ग्लोबल नॉर्थ, और वो सब देश जिनको अभी अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू करनी थी, दे वर कॉल्ड एज ग्लोबल साउथ। Whereas the northern states were concerned with the ozone depletion and global warming। और ये जो 92 का ईयर था, 60 से लेकर 92 तक, जो नॉर्दर्न कंट्रीज थे यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, दे वर वरिड अबाउट अ होल इन द ओजोन डिप्लेशन, या ओजोन होल या ओजोन ख़त्म हो रही थी, इसके बारे में वो वरिड थे। द साउदर्न स्टेट were anxieties having the address of relationship between the economic development and the environmental management। और 60s के बाद का ही जो साल थे, ये वो साल थे जब डेवलप्ड कंट्रीज़ को, जब डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि कॉलोनलिज्म से आज़ाद हुए, उनको अपना डेवलपमेंट करना था। यानी उन्हें डेवलपमेंट भी करनी है और उनको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी करना है। द रियो समिट प्रोड्यूस कन्वेक्शंस डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज। और इस रियो समिट, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं, इसमें इशू उठे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। और इसमें इन्होंने बात की, एक इशू रखा और इस इशू का नाम था एजेंडा 21। बट इट लेफ्ट सम अनरिजॉल्व्ड कंसिडरेबल डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज। देयर वॉज a conscious on combating economic growth and ecological responsibility. This approach to development is commonly known as sustainable development। यानी अर्थ समिट में, यानी रियो समिट में जो बात फाइनलाइज हुई वो ये हुई कि जो डेवलपमेंट होगी, इट शुड बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी whosoever will make the development, whether the developed country और द डेवलपिंग कंट्री, उनको जो विकास का तरीका रखना होगा वो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी एक ऐसा विकास जो कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ रास्ते खोले। द प्रॉब्लम हाउएवर वाज हाउ एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव। ये तो तय हो गया कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल रहेगी, लेकिन इसे अचीव कैसे किया जाएगा, इसे प्राप्त कैसे किया जाएगा? इट वॉज अ बिग इशू। सम क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट एजेंडा 21 वॉज बेस्ड इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन ensuring the ecological conservation। I hope that all of you are getting my topic properly। The next topic is protection of global commons। कि अब ये जो global commons है, how they can be protected। Actually, the commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by a community। It may be, अगर आपकी भाषा में कहें तो it may be a common room, it may be a community center, it may be a park, it may be a river। आप देखते हैं तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं common resources। Similarly, the areas of the region of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state
and therefore require the common governance by the international community. तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड के भी कुछ हिस्से हैं जो ग्लोबल कॉमन्स हैं. अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें तो वो क्या हुआ, ग्लोबल कॉमन. अगर हम सी सरफेस की बात करें तो वो क्या हुई, ग्लोबल कॉमन. अगर हम आउटर स्पेस की बात करें तो वो भी क्या हुए, ग्लोबल कॉमन्स. तो इन ग्लोबल कॉमन्स के लिए वी नीड अ कॉमन गवर्नेंस. दे इंक्लूडेड द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, the ocean floor and the outer space. Cooperation over the global commons is not easy. ये बात सच है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ग्लोबल कॉमन है, वैश्विक संपदा है, और इन पर कॉपरेट होना बहुत आसान नहीं है. और इस बारे में बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए जिन्हें हम पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स कह सकते हैं. समझौते हुए हैं. इन 1959 एंटार्क्टिक ट्रीटी, इन 1987 मेंटोरल प्रोटोकॉल, इन 1991 एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल. अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समझौते होते हैं तो ये कंप्लीट क्यों नहीं होते. अ मेजर प्रॉब्लम अंडरलेइंग ऑल इकोलॉजिकल इशू relates to the difficulty of achieving a consensus on the global environmental issues based on a vague scientific evidence and the time framers. In that sense, the discovery of ozone hole over the Antarctic in mid-80s revealed the opportunity as well as the danger inherent in tackling the global environmental problems. अगर आप बात करें कि इतनी समस्याएं हैं तो इनको सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा. एक्चुअली इनके बारे में जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनके सॉल्व करने के जो तरीके हैं, इसके ऊपर कभी कोई प्रॉपरली बिहेव करता ही नहीं, कोई प्रॉपरली अमल करता ही नहीं. अगर हम हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस की बात करें, एज अ ग्लोबल कॉमन शोज दैट द मैनेजमेंट ऑफ दीज एरिया इज थॉरोली द इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज़. चाहे फॉरेस्ट है, चाहे सी वाटर है, चाहे बायोडाइवर्सिटी है, चाहे फॉरेस्ट है, दे आर बीन यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के इन देशों ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है इन सब चीज़ों का. एज विद द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ओशन फ्लोर, द क्रूशियल इशू इज़ द टेक्नोलॉजी एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. यानी ज़्यादातर देशों ने भरपूर इनका इस्तेमाल किया है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट because the benefits of exploitative activity in outer space are far from being equal either than the present or the future generation. कि अगर हम बात करें आउटर स्पेस की तो कौन ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ रहा है, ऑफ कोर्स द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. कौन ज़्यादा तबाही मचा रहा है, किसने ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट्स किए हैं, ऑफ कोर्स द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ऑफ कोर्स अब जो कॉस्ट पे करने की बात है, वाई इट इज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. सी पेज नंबर 121 and 122 in your book. You are finding पेज नंबर 121 पर there is a picture given of Antarctica. आप जानते हैं एंटार्क्टिका जो है वो किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है. एंड एंटार्क्टिका में जो ग्लेशियर्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. एन एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंटल रीजन extends over the 14 million square kilometers and comprises 26% of the world wilderness area, which is presenting 90% of all terrestrial ice and 70% of the planetary fresh water. और आज आप देखें तो एंटार्क्टिका पर जो रिसर्च वर्क है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है
कि जो एंटार्क्टिक आइस है इट इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग melting. The Antarctic also extends for the further of 36 million square kilometers of the ocean. It has a limited terrestrial life and highly productive marine ecosystem comprising a few plants. वहाँ पर कुछ plants भी होते हैं, there are fishes also and etc etc. अब the Antarctic plays an important role in maintaining the climatic equilibrium, and a deep ice cores provide an important source of information about the greenhouse gases concentrations and the atmospheric temperature of the hundreds and the thousands of years ago. So dear students, please see page number 121 and 122 in your book. Read it carefully and then you will realize that how crucial these environmental issues are. कि मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, किस तरह से इसको संभाला जा सकता है. In the next class, I will give you the points on Earth Summit and Agenda 21. Till the time, you please read the chapter thoroughly and try to understand the chapter. आपकी इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी बुक का ये चैप्टर जो है इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट देन अदर्स. अभी तक आपको कुछ लमसम सा समझ में आ रहा होगा कि व्हाट मैम इज़ टीचिंग टू अस, बट इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग. व्हेन चैप्टर विल बी एंडेड then you will be able to understand the whole topic properly. Till the time, read the chapter and try to understand it. I'll give only two, three small questions from the chapter. Please do them in your fair notebook, and I hope that all of you must have done the work which was assigned to you earlier. बच्चों, जो भी काम आपको लगातार दिया जा रहा है आई होप कि आपने वो पूरा कर लिया होगा अब तक. चैप्टर में से इस टॉपिक से भी एक दो छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ, और आपको अगर कहीं डिफ़िकल्टी है तो आप बीबी त्याल भी ख़रीद लीजिए एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो. ऑल्दो उस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल है, सिर्फ टॉपिक उतने कवर करिएगा विच आई हैव बीन टचिंग इन द क्लास. लेकिन वो बुक पॉइंट वाइज है, तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट बुक इन डूइंग योर असाइनमेंट्स. थैंक यू.